ओके, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। किसे समझते हैं? थ्योरी को मत लो, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखो, एक चीज बताओ, बचपन में तुम लोग एक कहानी सुने थे, कभी ना कभी ये कहानी सुने होंगे। पहले थ्योरी का टेंशन मत लेना, थ्योरी सब बता देंगे अभी एक एक करके, ठीक है? तुम लोग सुने होंगे कि जब सूखी कंघी को सूखे बाल पे, किस पे? बाल पे तुम रगड़ लो, और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे पीस को कंघी के पास लाओ, तो वो कागज के छोटे छोटे पीस को क्या करेगा? छोटा टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। सुनो ना, रगड़ने ये जो खींचने का जो गुण आया किसके अंदर? कंघी के अंदर। वो गुण कब आया? जब कंघी को सूखे बाल पे रगड़ा गया। ये कपड़ा कॉटन है, प्योर कॉटन है। जब ठंडा में इसको तुम पहन के एकदम चिपकाए रहो, उतारो तो चर 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 करेगा, चर करेगा। रगड़ने की वजह से होता है, रगड़ने की वजह से ये बाल सब, हाथ में जो बाल होता है ना, खड़ा हो जाता है रगड़ने की वजह से। ओके, तो ये गुण है। मतलब कि चार्ज क्या है? चार्ज एक गुण है किसी बॉडी की, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन में आता है। जब चार्ज किसी बॉडी पे आता है ना, तो उसके अंदर खींचने का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है बोलो? खींचने का गुण आ जाता है। वैसे किसी बॉडी पे चार्ज आने का कई सारा तरीका है, वो आगे पढ़ने वाले, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या चीज बोलते हैं? जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन चार्ज किसी बॉडी पे आया तो उसके अंदर एक गुण आ जाएगा कि वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर सकता है, यानी फोर्स लगा सकता है, रिपल भी कर सकता है। ओके, अगर दूसरा बॉडी चार्ज है तो रिपल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, यानी फोर्स लगा सकता है। और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? जैसे कि मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन, नॉर्मली ग्रेविटेशन बोलते हैं। चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, याद रहेगा, विद्युतीय बल हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब मेरी बात सुनो। मेरे पास यहाँ पे मैंने अभी तुमको एक तरीका सिखाया कि रगड़ने से चार्ज पैदा हो जाता है। चार्ज के और भी तरीके हैं चार्ज करने के, ओके, लेकिन रगड़ने से चार्ज क्या हो जाता है? ध्यान दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी बॉडी पे चार्ज आता है। जैसे अभी बॉडी पे चार्ज नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या कोई चीज को ये खींच नहीं रहा है, कोई चार्ज नहीं है, बॉडी तो है। तो देखो, किसी बॉडी यानी मास है, मास पर चार्ज आता है। ओके, मास पर चार्ज आता है, माने बिना चार्ज के मास हो सकता है, बट बिना मास के चार्ज नहीं हो पाएगा। माने कि चार्ज है तो मास तो होना ही होना है, क्योंकि किसी न किसी मास पे ही चार्ज आना है। तुम्हारे बॉडी पे चार्ज आ सकता है, मेरी बॉडी पे चार्ज आ सकता है। ओके, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो चार्ज किसी न किसी मास पे ही आएगा। हाँ, बिना चार्ज के बॉडी हो सकता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। जैसे इस पे कोई चार्ज अभी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन नहीं है। क्या जल्दी बोलो? उदासीन, न्यूट्रल है। बस समझ में क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर हम किसी तरीके से इसको चार्ज कर दें, क्या कर दे बोलो? चार्ज कर दें, तो ये चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो इसके अंदर गुण आएगा, किसी न किसी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ग्रेविटेशन फोर्स जो मासेस के बीच में लगता है, वो हमेशा दो बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि चार्जेस दो प्रकार का ही क्यों होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं चार्ज दो प्रकार का होता है। ओके, पूछते चार्ज दो प्रकार, कितना बच्चा तो बहुत काबिल बच्चा सब होता है, चार्ज तीन प्रकार का होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। है न्यूट्रल चार्ज थोड़ी है यार न्यूट्रल तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है वो। चार्ज दो ही प्रकार का। आप क्यों दो प्रकार का बनाएगा? सोचो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये एक्सपेरिमेंट तुम घर पे भी कर सकते हो। बैलून को लटका कर, बैलून यहाँ पे तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। बैलून को धागा से लटका दो, सेम टाइप का बैलून ले। बैलून को तुम क्या करो, तुम्हारा कॉटन जो कपड़ा होगा या ये वाला कपड़ा, उलन कपड़ा, उलन क्लॉथ, ऊन का कपड़ा, और एक स्वेटर सब जो ना होगा ठंडा वाला, तो उसको तुम रगड़ लोगे। जैसे हम इसको रग रहे हैं, इसको रग रहे हैं, मान लो अभी तो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे मुश्किल है। इसको रग रहे हैं, इसको रग रहे हैं, इसको भी इसी से रग रहे हैं। तो बताओ, चार्ज करने का तरीका अलग अलग है कि सेम है? सेम है। और ये दोनों बॉडी भी क्या है? सेम है, आइडेंटिकल बॉडी है। दोनों आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी मतलब सेम बॉडी, दोनों का मास सेम है, सेम साइज सेम है, शेप सेम है। ओके, तो मैंने इसको रगड़ा, इसको रगड़ा, 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 रगड़ा। जब इसको नजदीक लाए तो साइंटिस्ट ने देखा, दो मैंने जो चार्ज इस पे आया होगा वही चार्ज इस पे आया होगा, क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से चार्ज किया गया है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? दोनों बॉडी आइडेंटिकल है ना, तो दोनों को एक ही तरीके से क्या किया गया है? चार्ज किया गया है। अरे सोच रहे हो, इसको भी मैंने इससे रगड़ा, इसको भी मैंने इससे रगड़ा। और जब साइंटिस्ट ने देखा कि एक्सपेरिमेंट करके कि ओ इन दोनों को एक साथ लाए ना नजदीक में, तो ये एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। क्या किया? तो सिंपल सा बात है, जो चार्ज इस पे आया होगा वही चार्ज इस पे आया होगा, मतलब जो गुण इस पे है वही गुण इस पे है। तो इसका मतलब है कि दोनों पे लाइक चार्जेस है। कौन चार्जेस है? लाइक मतलब समान आवेश है, समझिए? लाइक चार्जेस है, सिमिलर चार्ज है। तो दोनों पे लाइक चार्जेस है, समान चार्ज है, सिमिलर चार्ज है। और जब साइंटिस्ट ने देखा कि दोनों में रिपल्सन हुआ, क्या हुआ? रिपल्सन हुआ।
फिर इसको इससे रगड़ दिया, इससे रगड़ दिया, और इसको हमने क्या किया, दूसरा वाला बॉल को मैंने इस कपड़े से रगड़ दिया, इस कपड़े से रगड़ दिया, इस कपड़े से रगड़ दिया, इसे रगड़ दिया। तो इसको चार्ज करने का तरीका अलग, इसको चार्ज करने का तरीका अलग, तो इस पे अलग चार्ज होगा, इस पे अलग होगा। क्या समझ आ रहा है? जब देखा गया दोनों को नजदीक लाया गया तो देखा गया अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो जब दोनों को सेम तरीके से चार्ज किया गया तो रिपेल किया, यानी कि दोनों केस में दोनों पर समान चार्ज रहा होगा, सिमिलर चार्ज रहा होगा तो रिपेल किया। सिमिलर चार्ज के केस में रिपेल किया। बट दोनों को जब अलग अलग तरीके से चार्ज किया गया और जब दोनों को नजदीक लाया गया तो अट्रैक्ट किया। इससे पता चला ओ अगर चार्ज अलग अलग हो तो अट्रैक्शन होता है और चार्ज सेम हो तो रिपेल। ये अपने मन से कोई भ्रांति नहीं बनाया, तरीका से बनाया। बात समझी? ये बात समझ आ गया? अच्छा समझ आ गया। चलो सर ये बात समझ आ गया सर। चार्ज जो है, चार्ज की दो तरह की होती है। चार्ज का नेचर दो तरह का, कितना तरह का? दो नेचर का है। चार्ज का नेचर बताओ कितना तरह का? ये इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि चार्ज का नेचर कितना प्रकार का, आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है। ओके, अब ये प्लस माइनस बात की बात है, बाद में देखेंगे सर प्लस माइनस ही साइंटिस्ट ने क्यों रखा, समझी? अब मेरी बात सुनो। अब इससे क्या हुआ कि जब इसको मैंने इससे चार्ज कर दिया, इसको मैंने इससे चार्ज कर दिया, ओके, मैंने समान तरीके से मैंने इसको रख रहा। और जब दोनों को सटाया ना, पहले ये अट्रैक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था? अट्रैक्ट, सट गया। सटने के बाद जब हटा है ना तो फिर इसका फिर खींचा नहीं, अट्रैक्शन गुण खत्म। मैंने जब तक ये हटा था तो ये फोर्स लगा रहा था, लेकिन जैसे सट गया, सटा दिया, चार्ज खत्म। क्यों? सब पता कैसे लगा चार्ज खत्म हो गया? क्योंकि इसका ये अट्रैक्शन का गुण खत्म हो गया, फोर्स लगाने वाला फोर्स लगाना ही बंद कर दिया। इससे क्या पता चला कि चार्ज खत्म? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि चार्ज खत्म हो गया, तो चिपकाने से चार्ज खत्म हो गया। ऑब्वियसली जितना इसको रगड़ा गया था उतना इसको रगड़ा गया था, तो चार्ज खत्म हो गया। इसका मतलब चार्ज जीरो। और चार्ज जीरो कब होगा? ये मान लो कि ये प्लस में रहा होगा, मान कि ये मान लो 5 में -5 जोड़ो तो जीरो हो जाएगा, 10 में -10 जोड़ो तो जीरो हो जाएगा, नहीं समझिए? तो जीरो चार्ज सटाने के बाद जीरो चार्ज हो गया, इसका मतलब कि इस पे प्लस, इस पे माइनस, या इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। साइंटिस्ट ने इस आधार पर चार्ज का नामकरण कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया। कुछ समझिए मैंने क्या बोला? नहीं समझिए? चार्ज का नामकरण कैसे हुआ? इस आधार पे हुआ, ठीक है? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। तो अभी बॉडी न्यूट्रल है, किसी तरीके से, किसी मेथड से इसको चार्ज करके चार्ज किया जाएगा। कहते हैं चार्ज दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। चलो इतना बात समझ आ गया कि सर ओके मैं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? पहले चार्ज का डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लो, आ जाओ। चार्ज क्या है? किसी वस्तु पर एक गुण है। बोलो चार्ज क्या है? किसी वस्तु पर एक गुण है जो तब उत्पन्न होता है जब उस वस्तु पर गुण आता है, तो उसके कारण वो किसी वस्तु को क्या करता है? या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है। तो वस्तु के जिस गुण के कारण किसी वस्तु पर इलेक्ट्रिक बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उस गुण को बोलते हैं चार्ज। ठीक है? नहीं समझी? मैं लिखा हुआ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences electric force and magnetic force। चार्ज है तो बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगा सकता है। तो चार्ज वो गुण है किसी वस्तु पर जो या तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स खुद पर फील कर सकता है, या दूसरा भी तो इस पर लगा सकता है। बस मैं चार्ज हूं, तुम चार्ज हो, तो मैं तुम पर फोर्स लगा सकता हूं, तो तुम भी तो मुझ पर लगा सकती हो ना। समझे भैया? या तो फोर्स लगाएगा या तो फील करेगा। भाई ये डेफिनेशन है चार्ज का, डेफिनेशन समझ आया? चार्ज कितने प्रकार का बताओ? पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट से। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज ओनली, दो ही प्रकार का चार्ज होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चलो इतना समझ आ गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का जल्दी बताओ? दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो 11th क्लास से बचपन से 10th क्लास में वक्त वक्त आ रहा है। ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। हाँ, ये कि 10th से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि क्यों हुआ, रीजन दिया। ओके समझिए? आ जाओ। अब जो है सर ठीक है, चार्ज का बात हमको समझ में आ गया सर। ओके एक मिनट जाना। ये तो क्लियर हो गया कि सर चार्ज क्या होता है, चार्ज दो प्रकार का होता है। समझिए सर, चार्ज उत्पन्न होने का कारण क्या है? बोलो क्या बोला, फिर से बोलो। चार्ज किसी बॉडी को रगड़े हम तो चार्ज क्यों हो गया सर, क्या कारण है सर? तो इसके तह में जाकर साइंटिस्ट ने देखा तो रीजन पता चला कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। क्या होना? देखो तुमको पता होगा, ध्यान दो। जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मान लो ये बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इसको आपस में रगड़ा गया, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के, तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कौन चार्ज होता है? अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना तो पता है तुमको। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, अरे किस दुनिया का हर पदार्थ एटम का बना हुआ है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और न्यूक्लियस के अंदर
बोलो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, आप प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जानते हो कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर बोला गया तो गलती से बोला गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में, अगर तुम ताकत लगा के, फोर्स लगा के तुम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन ही आता है या जाता है। अगर ए और बी को रगड़ा जाएगा तो जिसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे मान लो ए का ये न्यूक्लियस है, ये ए का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बी का ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बताओ किसके बीच में फोर्स स्ट्रांग होगा, इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ज्यादा होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, प्लस माइनस में बोले अट्रैक्शन होता है ना। तो ये स्ट्रांग अट्रैक्शन है कि ये स्ट्रांग अट्रैक्शन है? अरे जितना कम दूरी होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो मेरे जितने करीब होता है ना तुमसे मेरा अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली है। और जितना दूर जाओगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वही है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर जो प्रोटॉन है यानी कि न्यूक्लियस है, इनके बीच में यहाँ पर दूरी ज्यादा है, बड़ा साइज दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन वीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांग है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए, बट इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, तो जब दोनों को रगड़ा जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बट इसके इलेक्ट्रॉन, रगड़ने से क्या होता है कि रगड़ने से हीट पैदा होता है, सुनते हो ना कि रगड़ने से एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि ये बोलो स्ट्रांगली बाइंड है न्यूक्लियस से, ये वीकली बाइंड है, समझिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम खर्चा पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी, तो इसको बोलते हैं, एक टर्म होता है वर्क फंक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सुनो ना आयोनाइजेशन एनर्जी, सुनो ना केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी, तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी मिनिमम चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ओके, इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसके कम एनर्जी में काम चल जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी से निकल के दूसरे में चला जाएगा। तो रगड़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, बी में। अब बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसमें नेगेटिव है, इसमें तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया उसके अंदर, नेगेटिव बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया तो नेगेटिव, जानते हो इलेक्ट्रॉन निकल जिसमें जाता है उसमें नेगेटिव है, जिससे निकलता है उस पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही चार्ज का सही रीजन है। कंघी को बाल से रगड़े तो कंघी चार्ज हो गया, क्योंकि बाल और कंघी के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। सर बाल और कंघी में किस में सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएगा, ऑब्वियसली है, और जिसका ज्यादा होगा उसमें चला जाएगा, है ना। सर कैसे पता, सर बाल और कंघी वाला में कैसे हम पता करेंगे? तो हम आगे ये बात बताने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने हमें एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसमें जाएगा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, किसका कम होता है। साइंटिस्ट ने हमें बता दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, वो आगे बता देंगे, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहले समझा गया अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में जाता है, निकलता है लो और वर्क फंक्शन से और हमेशा जाता है हायर वर्क फंक्शन में। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज का बोलो रीजन है, समझ आ गया? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा, इसको डिलीट कर देंगे, चिंता नहीं करो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो लिखा हुआ देखो पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नहीं बोल रही हो, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव चार्ज। थ्योरी समझ आ गया? चलो आ जाओ। इलेक्ट्रॉन के सॉरी किसी बॉडी के चार्ज होने का क्या कारण है? रीजन ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस एक लाइन में याद रखो, ऑब्जेक्टिव सब आ सकता है, बेसिक है सब। अब चार्ज के साइनोड की बात कर लेते हैं। ओके चलो चार्ज के साइनोड की बात कर लेते हैं, पहले समझ लो बाद में करते बात, पहले समझो, चलो ध्यान दो। एक बताओ, मैं कुछ बात बता ही देता हूँ उसके बाद चलते हैं। ओके, जब एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का तो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जानते हैं बहुत कम होता है, 9.1 10 का पावर -31 kg, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। प्रोटॉन का मास तो जानते हो कि 2000 गुना करीब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का मास है। और किसी बॉडी में जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसी एक बॉडी से निकलेगा, किसी में एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, किसी एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तुम बताओ
जब भी इलेक्ट्रॉन का जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है चार्जिंग के दौरान जब चार्ज होगा, ओके, तो चार्जिंग चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा या आएगा, ओके। तो चार इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ मास है, तो बॉडी का कुछ न कुछ मास तो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो मास घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आया तो मास बढ़ जाएगा। तो तुमको बोलेगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चार्जिंग के दौरान बॉडी का मास का क्या होता है, तो बोलो या तो मास बढ़ सकता है या तो घट सकता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कोई बच्चा बोले सर इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, फिर भी तो कुछ ना कुछ मास तो चेंज तो होगा ना। हाँ, माइक्रो लेवल पे तो इसको तुम कंसिडर करोगे। क्या बोला, समझ आ रहा है? हाँ, अगर बोलेगा कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया, कौन चार्ज हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मास घटेगा कि बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास घट जाएगा। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया तो मास बढ़ गया। केवल बोलते हैं बॉडी चार्ज है तो मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हाँ, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, ये भी बात समझा दी मैंने। ओके, अब चलो, माने चार्जिंग के दौरान मास घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन मास सेम नहीं रहता है। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रॉन निकला तो मास घट गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आया तो मास बढ़ गया। ये तरह याद होना चाहिए। क्या समझाया बात को? अरे समझे कि नहीं? अब सुनो अच्छे से, मेरी बात सुनो। चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज है ना, जो चार्ज होता है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े होगे 11th क्लास में, याद होगा। इलेक्ट्रिक करेंट याद है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, याद है कि नहीं है? और याद है कि नहीं है? तो ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी जिसको फॉर्मूला से निकालते हैं। 10th क्लास में आगे हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ये I बराबर QIT होता है। चार्ज को क्यू से लिखा जाता है। सर क्यों? चार्ज की एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी सब करने वाले हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, माने चार्ज क्वांटाइज होता है। अभी क्या है सर ये क्वांटाइजेशन, वो आगे बताया जाएगा, बट क्वांटाइजेशन क्यों से स्टार्ट होता है? चार्ज का खास प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज क्यों से स्टार्ट, चार्ज को हम लोग जनरली किससे लिखते हैं? क्यू से। कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। समझ आ गया? तो चार्ज को किससे लिखा जाता है? कोई बच्चा बोला सर चार्ज तो सी से लिखा जाता है, तो सी से, सॉरी, चार्ज का जो वर्ड नाम है सी से स्टार्ट हो रहा है। सी से क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यू से लिख रहे हैं, क्योंकि चार्ज की खास प्रॉपर्टी क्या है? क्यू, क्वांटाइज्ड, इसलिए क्यू से लिखा गया। क्लियर? तो ये बचपन में ही फॉर्मूला पढ़े हो गए, इलेक्ट्रिक करंट वाला, विद्युत धारा बराबर चार्ज बाय टाइम, चार्ज को टाइम से भाग कर दो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा ना। अब इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है। Q इक्वल टू IT, समझे? IT इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ये ओके। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसका यूनिट तो सबको पता होता है, एम्पियर होता है। क्या चीज होता है? एम्पियर। और टाइम का होता है, तुमको क्या चीज बताओ? सेकंड। बताओ जल्दी बताओ। एम्पियर को तुम लिख सकते हो कूलम पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, कूलम पर सेकंड, ये कूलम होता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। क्या चीज होती है? कूलम्ब। साइंटिस्ट है कूलम, कूलम साहब, आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम साहब के नाम पे चार्ज का एसआई यूनिट रख दिया गया कूलम। क्या रख दिया गया? कूलम। याद रहेगा? अरे याद रहेगा, बोले रही हो। चार्ज का एसआई यूनिट बोलो क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट बोलो, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। क्या चीज बोलो? कूलम। और चार्ज का ये फॉर्मूला हो गया। अब डायमेंशन की अगर बात करोगे तो पहले चार्ज का फॉर्मूला बोलो, क्या हो गया? IT, ओके। अब ये तो चार्ज का एसआई यूनिट तो कूलम हो गया, चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम। एसआई यूनिट तो कूलम भी रहेगा, बड़का से लिखेंगे। अब पूरा नाम लिखेंगे अगर, तो पूरा नाम लिखेंगे तो छोटा से लिखेंगे, COULOMB, कूलम। ठीक है? अरे समझिए, पूरा नाम लिखेंगे तो छोटा से लिखेंगे, और सिंगल लेटर इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल लेटर। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है? अब आप छोटे छोटे यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जैसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, है ना? तो वो यूनिट है, बट एसआई यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है? अभी बात करेंगे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे, थोड़ा वेट करो। हाँ, चार्ज का डायमेंशन में पूछे तो करंट का होता है A और टाइम का होता है T। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया चार्ज का, डायमेंशन TA लिख दो, T है, AT छोड़ दो, T है, T है, T है, टाइम का T और करंट का A। अच्छा, करंट का कुछ बुक में जैसे एनसीईआरटी A लिखता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ओके, A लिखता है, क्योंकि एम्पियर, A से एम्पियर। ठीक है? लेकिन कुछ बुक में I भी लिखा गया है, कभी कभी ऑप्शन में I भी लिखा रहता है, यहाँ पे A की जगह लिखा रहेगा होता I, दिक्कत टेंशन नहीं लेना, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? तो चार्ज का डायमेंशन हम लोग का हो गया TA, टा, क्या बोलोगे? टा टा टा, ओके।
इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला TA, टा, याद होगी टा। चलो आई भी लिख सकते हो एक ही जगह, कोई दिक्कत नहीं है, बस बुक आंसर ही ए को बोला था, ए हम लोग मान रहे ऑप्शन में अक्सर ए पूछा जाता है। इतना हो गया। आप सुनो, बताओ सबसे छोटा किसी बॉडी को रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलेगा, एक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो स्मॉल चार्ज है, उससे छोटा चार्ज तो नहीं है। ओके, हो सकता है, लेकिन अपने चैप्टर में, अपने सिलेबस में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही छोटा चार्ज है। समझिए बात को, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलम्ब। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल चार्ज, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, माने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रैक्टिकल चार्ज की। ओके, इसको ये बात करेंगे, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट नहीं बोलो, किसी बोलो ये बोलो सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो प्रैक्टिकल नहीं बोलो, इसको बोलोगे ये सबसे छोटी चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज। किसकी? इसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं या एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, आप प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू भी इतना ही होता है, अब प्रोटॉन के चार्ज का भी वैल्यू इतना ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, नेचर वाइज उल्टा हो जाता है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा तो माइनस लगा दो ऐसा करके, माइनस लगा लिखते नहीं है बस वैल्यू वाइज। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, किसका चार्ज हो गया बोलो? ये प्रोटॉन का चार्ज बताओ कितना होगा, कितना होगा? इतना ही लिखोगे, लेकिन उसमें क्या लगा दोगे? प्लस। कूलम क्या है? कूलम क्या है? कूलम चार्ज का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। सब किसी बॉडी पे सबसे छोटी चार्ज कौन है? सबसे छोटी चार्ज यही है। इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। हाँ, इस वैल्यू को ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, इस वैल्यू को, कई दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम ही है, इसको ई से लिखा जाता है। किस लिखा जाता है जल्दी बोलो? ई से। किस लिखा जाता है? ई से। समझ रही हो? क्या चीज से लिखा जाता है? ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं, ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज। बोलते रहे ई भी ई है, ई भी ई है। मैं पूछूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है तो बोलोगे -e। मैं बोलूं 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना तो बोलोगे -2e। 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो तो -3e। अब मैं बोलूं एक प्रोटॉन का चार्ज बताओ +e। मैं बोलूं एक 2 प्रोटॉन का चार्ज बताओ +2e। मैं बोलूं 3 प्रोटॉन का चार्ज बताओ तो +3e। मतलब कि इस वैल्यू को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। समझी बात को? ये सबसे छोटी चार्ज है, किसी बॉडी पे हो सकती है अपने सिलेबस में। समझी भाई क्या बोल रहा हूं? इंपॉर्टेंट है। तो अब किसी बॉडी में चार्ज जब आता है तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन या तो घटता है या तो बढ़ता है। मान लो कि किसी बॉडी पे, मैं तुम्हें बोलूं, एक क्वेश्चन सुनना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। किसी बॉडी से चार्ज हमने किया, बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ऐसे निकल के 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया बोलो? 5 इलेक्ट्रॉन गया था। इस पे कितना चार्ज आएगा बोलो? सर इस पे 5 ई चार्ज आया प्लस में, इस पे -5 ई चार्ज आया। ई मतलब भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज, वो जो सबसे छोटी चार्ज है। ओके, तो किसी बॉडी में जो चार्ज आएगा ई का या तो एक, देखो एक ही आएगा, +1 ही या -1 ही, या तो +2 ही -2 ही। अढ़ाई ई तो नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला था एक ही। अढ़ाई का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल था, ऐसा तो नहीं होता है। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहा है? लेकिन किसी बॉडी में जब भी कोई चार्ज आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो चार्ज हमेशा ई के मल्टीपल में आएगा, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में। इसी बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी? हाँ, कि चार्ज किसी बॉडी पे क्वांटाइज होता है, माने कि ई का मल्टीपल होता है। समझी बात को? ई का मल्टीपल होता है। दिमाग में बैठा ये बात? इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल या तो +5 +5 या -5, +6 -6, +2 -2, माने कि ई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो एक बॉडी पे चार्ज कितना होगा सर? एक बॉडी पे चार्ज क्या होगा? +1 प्लस ई या -e। सर प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं? इसलिए क्योंकि बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, बॉडी पर इलेक्ट्रॉन, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है। आएगा तो माइनस, जाएगा तो प्लस। ठीक है, या तो +-2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, होगा किसी बॉडी पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन ही भाई एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। या तो +-3 इलेक्ट्रॉन आएगा, माने चार्ज आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज आएगा, या Ne आएगा, +-Ne। तो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज जो होता है वो +-Ne होता है। इसलिए चार्ज को, इसी प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। आइए एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होती है, तो बोलोगे किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो हमेशा ई का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इस गुण को बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। कभी भी कोई बोले कि क्या ये पॉसिबल है, ई चार्ज पॉसिबल है,
टू बाई थ्री ई का पावर माइनस माने कि 2/3 इंटू ई पॉसिबल, तो बोलो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ई का ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ई के मल्टीप्लाई में इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, +-2 +-3, 2/3 नहीं होगा। हाँ, ये ई की जगह कुलम होगा, अगर कुलम हो जाए क्या हो जाए, तो बोलो कुलम हो जाए तो पॉसिबल, ई पॉसिबल है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट ई नहीं होना चाहिए। ई अगर है तो ई वाला नहीं होना चाहिए। ई का फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, किसी बॉडी में चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्या मतलब है, 2/3 इलेक्ट्रॉन निकला, क्या मतलब है, 0.6 लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का आधा हिस्सा कटा हुआ था, ऐसा थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन आएगा या तो जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, कुलम में चलेगा, कुलम में कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझे कुछ हो? हाँ, कुछ समझ में आया? तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दिया है। और अब उसका एक और चीज समझो, चार्ज की छोटी यूनिट है वो भी बता देता हूँ, बड़ी यूनिट भी बताता हूँ। मैंने चार्ज का मैंने कि एक चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू कोई पूछेगा तुमको, सब किसी बॉडी पे सबसे छोटी चार्ज कितनी पॉसिबल है, तो बोलोगे ई। क्या बोलोगे? ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 का पावर -19 कूलम। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू बोले, तब सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू, मिनिमम चार्ज कौन पॉसिबल है, तो बोलो यही, अपन सिलेबस में यही है 1.6 10 का -19 कूलम, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ समझ में आया? आजा, अब कुछ पॉइंट करते हैं, रुको यहाँ पर थ्योरी पढ़ते पहले, रुक जाओ। चलो, जो सब चीज मैंने बताया वो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, रीजन तो बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। दूसरा बताओ, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कौन क्वांटिटी है? चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी हेल्प से निकाला गया। द एसआई नोट ऑफ चार्ज इज कॉलम, चार्ज का एसआई नोट क्या होता है? पहले बोल दिए चैप्टर में कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो यूनिट को भी ध्यान में रखेंगे और डायमेंशन को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, एसआई नोट चार्ज की क्या होती है? कूलम। पूरा नाम लिखा था छोटा सी से, अब एक सिंगल लेटर लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज TA, टा, AT या टा बोलो, निकालना सिखा दिया। टा टा का याद रखोगे, टा फॉर्मूला से निकलेगा। ओके चलो, वो फॉर्मूला हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला बता ही दिया। और चार्ज किसी बॉडी पे, मान लो ये बॉडी को हम चार्ज किया, अब इस पर चार्ज है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो एक डिवाइस आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोड, कहाँ गया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अपने सिलेबस में थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यानी गोल्ड का उसमें पत्थर इस्तेमाल होता है। ओके, फॉइल इस्तेमाल होता है, बात करेंगे। तो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी मदद से किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है उसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो चार्ज किसी बॉडी पर है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। ठीक है, तो देखो, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज डिटेक्टेड बाय, पता किया जाता है, डिटेक्ट मतलब पता करना, बाय द डिवाइस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस होगी। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसकी मदद से किसी वस्तु पर चार्ज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। क्लियर? चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाओ, अब चलते हैं अगला। सब पॉइंट किन लोग यहाँ पे? ये जो मैंने निकाल के दिखाया डायमेंशन फॉर्मूला, ये वाला, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना शायद में कि फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम आराम से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। चार्ज की एसआई नोट कूलम होती है, और डायमेंशन निकालने के लिए IT था, करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होगा सेकंड, तो कूलम चार्ज में लिख दिया। चार्ज का डायमेंशन, ये तो यूनिट हो गया कूलम, और ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन को बक्सा में करके लिख देते हैं, ये बक्सा में लिखा हुआ है, बक्सा में, समझे? बक्सा में तो टी टा, टा याद रखो, टा, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला टा, डब्बा में लिख देते हैं ऐसा, बक्सा में। चलो, हो गया। अब चार्ज की एक सीजीएस यूनिट होती है, क्या होती है? जो सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू जो है, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम, सबसे छोटी वैल्यू है वो, मिनिमम वैल्यू है चार्ज की। लेकिन चार्ज की सबसे छोटी यूनिट की बात हो रही है, तो बोले सबसे छोटी यूनिट बताओ चार्ज की, तो उसको सीजीएस यूनिट भी कहा जाता है। ओके, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से बता दिया। चार्ज की जो सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है वो एक स्टेट कूलम है, चार्ज की सीजीएस यूनिट कहलाती है वो, एक स्टेट कूलम, इसको बोलते हैं स्टेट कूलम। या इसी का नाम क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी का नाम क्या है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम रखा गया। ओके, सो फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, ये सभी चार्ज की सीजीएस यूनिट है। कौन यूनिट है? अब जरूर है कि चार्ज के एसआई यूनिट तो कूलम है, ये सीजीएस यूनिट है, तो कूलम में और इसमें सीजीएस यूनिट कुछ ना कोई रिलेशन होगा। तो देख लो, इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, माने जो फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन ये चार्ज की सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है, वैल्यू नहीं है ये, प्रैक्टिकल यूनिट सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, यूनिट बनाने को तो बहुत छोटा बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सबसे छोटी यही है। कुछ समझाया मैंने? क्या बोला? एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम बोलो या ESU बोलो या
फ्रैंकलिन बोलो, समझ में आया? तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, समझ आ गया? ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा चुका है इतना। और इसी को एग्जाम ऐसे भी पूछा है, 1 स्टैट कूलम कितना होगा, तो ये बटा चला जाएगा, तो 1/3 10⁻9 नीचे आएगा तो पड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/3 10। बच्चा को एक ये रिजल्ट याद रखोगे तो ये रिजल्ट याद रहेगा। दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों बिहार बोर्ड में, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, ओके, और 1 स्टैट कूलम में 1/3 10⁻9 कूलम होता है, याद रहेगा? ये सब, ये जो स्टैट कूलम है, स्टैट कूलम सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है सीजीएस यूनिट में, ओके। और ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट कौन होता है? फैराडे। क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ओके। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। क्या होता है? फैराड। क्या होता है? बदल लेता, फैराड, 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 ऐसे फैराड लिखते हैं, ऐसे फैराड, फैराड एक ही साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। ये फैराडे क्या चीज है बताओ, बोलो ना। फैराडे चार्ज की यूनिट है और फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट है। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला? फैराडे चार्ज की यूनिट है और फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। समझ आ गया? गलती नहीं करना, ये केमिस्ट्री में काम आएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, समझा देता हूं, समझा देता हूं, सुनो सुनो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जानते हो? ये बता, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मैं बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितना का चार्ज बताओ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज था। 1 मोल में जानते हो तुम कितना होता है? याद है? केमिस्ट्री में पढ़े होगे। 6.022 10⁻23 नंबर पढ़े ना ये वाला, इसको बोलते हैं 1 मोल। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो उसको गुना कर दो उससे 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ओके। अब इसको गुना करो तो करीब करीब आता है 96,500 कूलम। इसी का नाम है 1 फैराड। क्या नाम है बताओ? माने चार्ज की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट फैराड, सॉरी फैराड बोल दिया, फैराड है, ये फैराड है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में पूछा हुआ 96,500 कूलम करीब करीब, समझी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही बोलते हैं हम लोग 1 फैराड है, ठीक है। उसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। ये चार्ज की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है। सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम, और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट कौन है? फैराड, ठीक है, सॉरी फैराडे का चीज याद रहेगा? अरे बोलो ना, बे लिखा हुआ है, आ जाओ, ये लिखा हुआ, तो ये लिखा, बता ही दिया कि 1 फैराड इक्वल टू का होता है 96,500 कूलम। ये वैल्यू पूछा हुआ है। ये जानते हो, मिली कूलम 10⁻³ कूलम होता है, माइक्रो कूलम 10⁻6 कूलम होता है, नैनो कूलम 10⁻9 कूलम होता है, पिको कूलम 10⁻12 कूलम होता है, फेम्टो कूलम फर्मी बोलते हैं, फर्मी नहीं फेम्टो बोल दो 10⁻15 कूलम। ये सभी तुमको चार्ज का, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम हो गया, चार्ज का सीजीएस यूनिट हो गया स्टैट कूलम। ये सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट हो गया फैराडे, जो कि 96,500 कूलम होता है। ये छोटी छोटी बात से बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे समझी? आ जाओ। 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, इसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं या एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, इसको इसे लिखा जाता है, बोल दिया ना, एक ही का वैल्यू इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज या प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, बता दिया। ये एग्जांपल बताया, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रिलेटिव चार्ज +1 लिखा जाता है, उसे होता है E+E, क्या होता है? प्लस E, दिखाने के लिए। मैग्नीशियम +2 है तो +2 ही चार्ज, तो 2 का वैल्यू 2 से गुना कर दोगे, ठीक है। ये सारी बात एग्जांपल में समझा, केमिस्ट्री वाला बात सब बता दिया, तो केमिस्ट्री की हेल्प से समझा। फिर भाई कहानी सब, चार्ज की प्रॉपर्टी कुछ कुछ बेसिक नॉर्मल प्रॉपर्टी सब है, नॉर्मल। सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, वही वाला याद, लड़का लड़का लड़की लड़की का मोहब्बत किसके बीच में है? अरे अक्सर जो नेचुरल है, तो लड़का लड़की ये अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लड़का को पॉजिटिव बोलो लेकिन लड़की को नेगेटिव बोलो, या लड़की को पॉजिटिव बोलो तो लड़का को नेगेटिव बोलो, तब दोनों में प्यार होता है, तो बोलो अट्रैक्शन होता है, तो वो अलग अलग चार्ज हो गया। तो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन, याद करने का तरीका ही है, ठीक है। और अगर लड़की लड़की तो उसमें मोहब्बत नहीं होगा, माने वो वाला मोहब्बत की बात कर रहा है जो शादीशुदा वाला बात होता है, ठीक है। वैसे तो लड़की लड़की में मोहब्बत होता है, दोस्तों में अरे चलता है, लड़का लड़का में दोस्तों में मोहब्बत होता है, तो ऐसे याद रखना। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, समान आवेश में क्या होगा? रिपल्सन, ठीक है। और असमान आवेश में अट्रैक्शन, ये बता दिए एक्सपेरिमेंट करके ही स्टार्टिंग में ही बता दिया चार्ज वाला प्रॉपर्टी में, ठीक है। चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, मतलब बता ही दिया भाई। प्लस प्लस में रिपल्सन, रिपल्सन को हमेशा बाहर दिखाते हैं, और माइनस माइनस में भी रिपल्सन, और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन। एक और बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट है, सुनो रे।
ये बॉडी चार्ज है, मान लो इसको रगड़ दिया, ये रगड़ दिया, ये भी रगड़ दिया, तो दोनों समझा जाता है, रिपल करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। इसको रगड़ दिए और इसको नहीं रगड़े, ये न्यूट्रल है, मान लो न्यूट्रल है, खत्म कर दिया इसको, रगड़े नहीं, न्यूट्रल है, रगड़े नहीं है। अब इसको रगड़ के चार्ज कर लिया, ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो ये इसको हमसे अट्रैक्ट करेगा, चाहे ये चाहे पॉजिटिव हो, चाहिए मैंने एक चार्ज बॉडी हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, चाहे एक चार्ज बॉडी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये याद रखना। देखो चार्ज बॉडी हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो ये दो बॉडी चार्ज है, ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन भी शो कर सकता है और रिपल्सन भी शो कर सकता है, लेकिन एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है, तो अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन होने के लिए दोनों बॉडी को चार्ज होना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, समझाया नहीं समझिए? दो, एक चार्ज है और दूसरा भी चार्ज है, तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर एक चार्ज है, एक चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा हमेशा, चाहे प्लस हो चाहे अट्रैक्शन होगा। लेकिन रिपल्सन, जब भी मैं बोलूंगा कि दो बॉडी में रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ जाओ कि वो हमेशा दोनों बॉडी चार्ज ही है। लेकिन मैं बोलूं दो बॉडी में अट्रैक्शन है, क्या मतलब है, ये दोनों चार्ज भी हो सकता है या एक चार्ज होगा, एक चार्ज ना हो, समझी बात को। लेकिन मैं बोलूं रिपल्सन है, तो रिपल्सन कंफर्म है कि दोनों बॉडी चार्ज होगा ही होगा। मैं बता रहा हूं कि याद ना कि तुमसे पूछे कि बताओ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के चार्ज होने का कंडीशन है कि रिपल्सन दोनों बॉडी के चार्ज होने का कंडीशन है? रिपल्सन, क्योंकि रिपल्सन होगा तो दोनों बॉडी को चार्ज होना लाजमी है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, ट्रांसफरेबल चार्ज ट्रांसफर होता है। और जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी चेंज हो जाएगा। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास घट जाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास बढ़ गया। तो लिखा भी हुआ है नेगेटिव चार्ज मास को घटा देता है और पॉजिटिव चार्ज मास को घटा देता है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज मास घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? न्यूट्रल बॉडी हमेशा एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, जब समझा दिया अभी। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर द चार्ज बॉडी। रिपल्सन जो है पक्का है कि दोनों बॉडी चार्ज होगा। अगर कोई दो बॉडी में हम बोल दिए चार्ज रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब दोनों बॉडी चार्ज है। अगर मैं बोलूं दो बॉडी में अट्रैक्शन फोर्स है, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स में अट्रैक्शन है, तो समझना ओ ये दोनों बॉडी में से दोनों बॉडी चार्ज भी हो सकता है या एक बॉडी चार्ज हो, लेकिन दोनों बॉडी चार्ज होने का पक्का शर्त क्या है कि रिपल्सन अगर है तो चार्ज तो हो भी करेगा। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर द चार्ज बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट में समझे, चार्ज मास के साथ, माने चार्ज अगर स्पीड होगा ना स्पीड तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। जैसे मास है ना, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आइंस्टीन साहब, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बॉडी स्पीड से चल रही है, बहुत स्पीड चल रही है, ठीक है, तो स्पीड चलने से ना उसकी मास क्या हो जाती है, उसका मास में चेंज हो जाता है, मास बदल जाता है, ओके। तो मास स्पीड के साथ बदल सकता है, वेरिएंट है, ओके, मास वेरिएंट है। लेकिन चार्ज बॉडी चाहे रुका हो, चाहे बॉडी जैसे मान लो इस बॉडी में 5 कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, प्लस 5 कूलम चार्ज है, तो रुका हुआ है तभी प्लस 5 कूलम रहेगा, चलता रहेगा तभी प्लस 5 कूलम चार्ज, माने चार्ज मास स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, इनवेरिएंट होता है, समझी बात को। लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं है, चार्ज इनवेरिएंट है, मास पर डिपेंड करता है। ये समझे, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे बॉडी स्पीड में हो, चार्ज चेंज नहीं होगा। और पहले 5 कूलम चार्ज था तो चलने के बाद भी 5 कूलम चार्ज रहेगा, समझिए, मैं लिखा हुआ है, समझो। ये जो ये वाला मास वाला बात, जो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बिना मास का चार्ज नहीं आ सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज के हो सकता है। अगर मैं तुमको बोलूं कि क्वेश्चन में कि चार्ज और मास में अंतर लिखलाओ तो लिखलाओगे, लिखला के चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज का SI0 कूलम होता है, मास का SI0 किलोग्राम होता है, समझिए। चार्ज इनवेरिएंट होता है, स्पीड के साथ वो चेंज नहीं करता, लेकिन मास स्पीड के साथ चेंज करता है, वेरिएंट होता है, समझिए बात को। चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, लेकिन मास बिना चार्ज के भी आ सकता है, 4-5 अंतर होगा, क्लियर। ये बात बता ही दिया कि जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास घट जाएगा, अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास बढ़ जाएगा। इस छोटी छोटी बात से बता दिया, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बात भाई, मास बोला ना कि मास चार्ज इनवेरिएंट होता है लेकिन मास इनवेरिएंट नहीं होता, ओके, मास इज वेरिएंट। तो ये फॉर्मूला है,
रटना नहीं है इसको, बस इतना याद रखना कि मास जो है मास स्पीड के साथ चेंज कर जाता है। स्पीड बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा, स्पीड घटेगा तो मास घट जाएगा। ये आइंस्टीन की थ्योरी है, रिलेटिविटी थ्योरी। तो ये एम नॉट है रेस्ट मास, जब वो रुका होता था उस टाइम में मास कुछ और था, जब वो चलने लगा तो उसका मास, लाइट की स्पीड सी है भी है। ओके, अब तुम सोचो ना कि ये उस बॉडी का स्पीड है, बॉडी की स्पीड है। ओके, अब बॉडी की स्पीड तो हमेशा लाइट की स्पीड से कम ही रहेगी, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा स्पीड है, वो तो कभी उस तरह कोई अचीव नहीं कर पाएगा, मुश्किल है। तो बॉडी की स्पीड ये कम है। अब तुम बताओ, ये कम है, ये कम है, तो ये वैल्यू कम हो गया, ये वैल्यू कम हो गया, इसमें से घटाओगे तो ये वैल्यू बड़ा हो गया। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वैल्यू कम है, ओके, ये वैल्यू कम है, एक में से घटेगा तो ये और कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो जब डिनोमिनेटर कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये का लिखा हुआ है बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी जीरो, तो उस टाइम में रेस्ट मास जीरो हो जाता है, माने रेस्ट मास जीरो नहीं, माने रेस्ट मास उसको एम नॉट बोलते हैं, एम नॉट। और जब बॉडी भी स्पीड से चलने लगेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, मास जनरली बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि मास स्पीड के साथ चेंज कर जाता है, थ्योरी कहता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि यहाँ पर क्यू नॉट, यहाँ पर ऐसा नहीं है, याद रखना है। क्यू ऑब्जेक्ट में दे देगा, बोले एक बॉडी रेस्ट में है तो उस पर चार्ज क्यू है, क्या है बताओ, प्लस क्यू है, तो बॉडी भी स्पीड से चलने लगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, तब भी क्यू बोलोगे, चार्ज चेंज नहीं होगा स्पीड के साथ, लेकिन मास चेंज हो जाता है, मास का कोई बात नहीं करना आपको, ठीक है। क्लियर हुआ, समझा दिया। चलो अब फटाफट बात को समझो, यहाँ पर से कहानी आई, पहले इसको तो लिख ही लो, यहाँ से पहले यहाँ तक आज हम लोग पढ़ा दिया, तेरह तक बेसिक प्रॉपर्टी पे आएंगे, जिसमें से ई हम पढ़ाइए दिया, चार्ज क्वांटाइज होता है ना, इस बेसिक प्रॉपर्टी पे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। चलो 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, 7 8 9 10, यहाँ तक, ये ई तो लिखना नहीं, आगे समझाएंगे, ओके।